तक आप छोड़ दीजिए, 1 महीना छोड़ने के बाद में उसके पहले के 4 महीने के जो करंट अफेयर हैं वहां से आपके लगभग 80% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से आप इनको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। मान लीजिए किसी का एग्जाम अगर दिसंबर में है तो उसको नवंबर महीने के घटनाक्रम पे उतना ध्यान नहीं देना चाहिए जितना कि उसको जुलाई से लेकर के और इधर अक्टूबर तक ध्यान देना चाहिए। और जुलाई से अक्टूबर के आसपास के घटनाओं से लगभग 80% क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। अब इसमें जब आप घटते हैं, मई से अगर आप शामिल कर लेते हैं, कोई बच्चा है जिसके पास पर्याप्त समय है करंट अफेयर पढ़ने के लिए, तो वो अगर मई से शामिल करता है तो इन 2 महीने के ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7% करंट अफेयर ऐसे होते हैं जो एग्जाम के 7-8 महीने पहले से पूछे जाते हैं। तो अगर आप पूरी तैयारी नहीं कर सकते हैं तो करंट अफेयर आप कितना पढ़ेंगे ये आप ध्यान दीजिए कि परीक्षा के 4 महीना पहले की घटनाओं को आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। 4 महीना पहले से और परीक्षा तक की जो घटनाएं हैं उनको आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, वहाँ से लगभग 80% क्वेश्चन आपके पूछे जाते रहते हैं। अब ये जो 4 महीना की घटनाएं होंगी ये कम घटनाएं नहीं होंगी, बहुत सारी घटनाएं होंगी। कौन मरा, कौन जिया, किसको पुरस्कार मिला, नहीं मिला, तो इनको हम लोग देखते हैं कि कैसे पढ़ें कि एक सटीक अध्ययन भी हो जाए और भूलने की जो गुंजाइश है वो हमारी खत्म हो जाए। तो सबसे पहले आप करिए क्या कि पूरे करंट अफेयर को आप कई खंडों में तोड़ दीजिए। जैसे करंट अफेयर पूछे कहां कहां से जाते हैं, तो एक जो क्षेत्र है वो है इनका रक्षा क्षेत्र। प्रत्येक परीक्षा में रक्षा क्षेत्र से क्वेश्चन 10% तक आते हैं। अब ये रक्षा क्षेत्र है क्या? ये रक्षा क्षेत्र है मिसाइल। आप मिसाइल जानते हैं, कौन मिसाइल बनाई गई, किस देश ने बनाया, मारक क्षमता कितनी है, ये सारी चीजें पूछी जाती रहती हैं। मिसाइलों के बाद में युद्ध अभ्यास हैं आपके, युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। ये सब रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे आपके। फला फला अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ, 2+2 अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ, आपने पढ़ा होगा, अमेरिका के साथ हुआ था। ऑपरेशन गरुड़, अभ्यास गरुड़ किसके बीच में होता है, आपने पढ़ा होगा, फ्रांस के साथ में होता है। ऑपरेशन वरुण किसके साथ होता है, फ्रांस के साथ में होता है। ऑपरेशन स्लाइनेक्स किसके साथ होता है, श्रीलंका के साथ होता है। अच्छा, ये घटनाएं ऐसी हैं, आपको हर बार नहीं पढ़ना है। आपने इस वर्ष पढ़ लिया, ये 2020, 25, 30 जब भी पेपर देंगे तो ये घटनाएं नहीं बदलेंगी। जो बच्चे बेसिक नहीं समझते करंट अफेयर पढ़ने की, वो हर साल रटते हैं स्लाइनेक्स श्रीलंका के साथ होगा, वरुण फ्रांस के साथ होगा, और हर साल भूलते हैं। आप एक बार बेसिक पकड़ो, युद्ध अभ्यास को समझो, जिसके साथ इस साल हुआ है उसी के साथ हर साल वो युद्ध अभ्यास होता है, बार बार नहीं बदलता। तो आप इनको पढ़ लीजिए। अब इनके अलावा 2 चीजें आपने पढ़ लिया, मिसाइल और युद्ध अभ्यास। अब रक्षा क्षेत्र में एक और चीजें आती हैं, आप उनको जरूर यहां पे ध्यान दे देंगे। रक्षा क्षेत्र के लिए ऑपरेशन चलाए गए हैं। जैसे अब इसमें आपके दोनों चीजें आ जाती हैं, कुछ तो आपके जो करंट अफेयर हैं वे हैं और कुछ जो परंपरागत जनरल नॉलेज के प्रश्न हैं। जैसे भारत सरकार द्वारा या भारतीय सेना द्वारा कारगिल विजय के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, भारतीय सेना द्वारा नेपाल में बाढ़ त्रासदी के समय कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। तो इस तरीके के प्रश्न, केरल में आई बाढ़ से बचने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। तो ये ऑपरेशन जो हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं और यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार अगर इनको ध्यान में दे करके आप पढ़ लेते हैं तो ये टॉपिक आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अब इसके बाद जो दूसरा क्षेत्र आपका आता है रक्षा क्षेत्र के बाद में, और जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे बैंकिंग परीक्षाओं में, उसके बाद PCS IAS परीक्षाओं में, और उसके बाद जो राज्य के अन्य 1 दिवसीय परीक्षाएं हैं उनमें यहाँ से प्रश्न काफी पूछा जाता है, वो है आपका आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र से क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते रहते हैं।
अब जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैंने बताया यहाँ से केवल 10% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये कहाँ के लिए महत्वपूर्ण है ये जान लीजिए। कहाँ के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये आर्मी सेक्टर के लिए पहले नंबर महत्वपूर्ण है, पीसीएस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आईएएस के लिए बिल्कुल नहीं महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से क्वेश्चन लगभग नहीं के बराबर आएंगे। पीसीएस स्तर तक यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। बीईओ की जो परीक्षा है वहाँ से यहाँ बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेट में नहीं, सुपर टेट में यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आप ध्यान दीजिए। अब जो ये टॉपिक है, कोई ऐसा कंपटीशन ही नहीं है जिसमें यहाँ से नहीं पूछा जाता। तो यहाँ से पूछा क्या जाता है? पहली बात जीडीपी यहाँ से उठता है, वो क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे बता दूं, जीडीपी हर बार क्यों रटते हो कि कितना है। भारत में जीडीपी एक साल में सिर्फ 3 ही बार आती है। एक साल में जीडीपी सिर्फ 3 बार आती है, हर 4 महीने पर एक बार जीडीपी आती है। ठीक, तो 3 बार आपको, एक साल में केवल 3 बार आपको इसे पढ़ना है। अब इसमें कौन कौन जीडीपी जारी करता है? तो कुछ जो है अलग अलग संस्थाएं हैं। पहली संस्था जो है वो है विश्व बैंक, वो सबके लिए जो है जीडीपी जारी करता है। आप बोलेंगे आईएमएफ स्थापित कब हुआ था? आईएमएफ 1948 में स्थापित हुआ था। पिछले पीसीएस क्वेश्चन यही था, पूछा गया था आईएमएफ ने अपना कार्य कब शुरू किया था, तो यहां ध्यान देंगे। तो विश्व बैंक प्रत्येक देश के लिए जीडीपी जारी करता है। कैसे जारी करता है? तो यहीं से दूसरा क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था। ये एक पत्रिका जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। पत्रिका का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पत्रिका जारी करता है। कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और दूसरा पूछा गया था कि विश्व बैंक ने अपना कार्य कब प्रारंभ किया? 1948 से कार्य प्रारंभ किया। 2 चीजें। दूसरा, भारत के संदर्भ में जारी करती है एक संस्था है मूडीज। मूडीज एक संस्था है ब्रिटेन की, ये भी भारत के संदर्भ में जो है जीडीपी जारी करता है। तीसरी संस्था है वो है आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको जो है स्थापित किया गया था, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1935 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और उसी के द्वारा ये स्थापित है। तो ये भी भारत की जीडीपी जारी करता है। और चौथा जो है वो नीति आयोग के द्वारा जो है भारत की जीडीपी जारी की जाती है। तो ये हो गया पहली बात आपके जीडीपी सेक्टर से सवाल। एक बार आप केवल इन चारों का नाम याद कर लेंगे, साल में आपको नहीं रटना है। हो गया। आप आर्थिक क्षेत्र आराम से न्यूज़पेपर में छोड़ सकते हैं, आपको नहीं पढ़ना है। फिर दूसरी बात, इसी में एक क्वेश्चन और बन जाता है आर्थिक क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र में पिछले कुछ परीक्षाओं को मैंने जब निष्कर्ष निकाला तो उसमें एक प्रश्न जहां से पूछा जाता है वो है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य से क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। पिछले पीसीएस की परीक्षा को देखिए तो न्यूनतम समर्थन मूल्य वहां पर पूछा गया था गेहूं का। न्यूनतम समर्थन मूल्य को थोड़ा सा जानते हैं, ये जो है खेती के ऊपर, अनाज के ऊपर जो है सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है। सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है। अब हम जानते हैं कि भारत में 3 प्रकार की फसलें हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो यानी इसका मतलब है कि ये एक साल में केवल 3 बार आता होगा। रबी, खरीफ और जायद के मौसम में 3 बार आता है। ठीक है। ये जारी कौन करता है? तो कृषि मंत्रालय जारी करता है। एमएसपी जारी कौन करता है? तो कृषि मंत्रालय। एक ऐसा फसल है जिसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि मंत्रालय नहीं जारी करता। ये 2014 आईएएस प्री का क्वेश्चन है। कौन सा फसल है? वो है गन्ना। गन्ना जो है नहीं जारी करता है। गन्ने के लिए एक अलग जो है मंत्री समिति होती है, वही जारी करती है गन्ना के लिए। तो यहां से ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, इनको आप यहां से पढ़ लेंगे आर्थिक क्षेत्र के लिए। अब तीसरी बात एक और आती है आर्थिक क्षेत्र के लिए, वो क्या है? वो आर्थिक क्षेत्र को आप बांट दीजिए कुछ भागों में। कुछ भागों में बांटिए। तो उनको कैसे बांटते हैं? जैसे सौर परियोजना, सौर परियोजनाएं देश में ये कहां स्थापित किया गया है, वो कहां स्थापित किया गया है, इसको आप ध्यान दीजिए। ऊर्जा उत्पादन केंद्र, जैसे अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा में नर्मदा नदी के कारण आपने पढ़ा होगा कि एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट लगाया गया। एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट लगाया गया मध्य प्रदेश के रीवा में लगाया गया है। तो इस तरह के प्रश्न जो है
ऊर्जा सेक्टर से संबंधित हैं और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से जो ज़्यादा प्रश्न होते हैं वो जियोग्राफी वाले होते हैं, बच्चे उन्हें समझते नहीं हैं, उनको लगता है कि ये जो है करंट अफेयर का प्रश्न है। जैसे अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत के कुल ऊर्जा संसाधन में सबसे ज़्यादा उपयोग किसका किया जाता है? तो कोयले का किया जाता है ना। तो इस तरह के भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। अब इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, रक्षा क्षेत्र आपका हो गया, आपका आर्थिक क्षेत्र हो गया। अब कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो कभी नहीं बदलते, वही रहते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं अंतरिक्ष क्षेत्र पे। यहाँ इस बीच में काफ़ी काम हो गया है अंतरिक्ष क्षेत्र पे, तो यहाँ से क्वेश्चन तो भरपूर बनेंगे। उस बीच में जब चंद्रयान 2 आया तो बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, सर चंद्रयान 2 अभी बताइए किसी परीक्षा में पूछा गया? नहीं पूछा गया। जब ये आया तभी मैंने कहा था कि अभी इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनेगा, चंद्रयान 2 से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि जब इतनी बड़ी घटना कोई घटित होती है तो वो उस साल नहीं पूछी जाती है, वो आने वाले सालों में पूछी जाएगी। तब इसीलिए मैंने इसको उस समय नहीं पढ़ाया, अब भी आप समझते हैं। अब अंतरिक्ष के लिए पहले तो 2 चीजें जान लीजिए। अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़े जाते हैं और इनके नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। कौन सा उपग्रह छोड़ा गया, ये किसके लिए है? तो ये एक बात जानिए, उपग्रह जो भी छोड़े जाएंगे सिर्फ 2 साधन होगा। कौन कौन सा? एक PSLV, एक GSLV। कंप्लीट हो गया आपका अंतरिक्ष क्षेत्र। केवल 2 चीजें ध्यान दीजिए, एक PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और यहाँ जियो सैटेलाइट होगा। यहाँ से जो ध्रुवीय उपग्रह छोड़े जाएंगे तो वो PSLV से छोड़े जाते हैं। पोलर ध्रुवीय उपग्रह PSLV यान द्वारा छोड़े जाते हैं। बच्चे बहुत ही यान याद करते हैं, किस यान से भेजा गया था। सीधा जानो, अगर वो ध्रुवीय है तो PSLV से जाएगा, और अगर वो भूस्थैतिक है, जियो सैटेलाइट है, तो GSLV से जाएगा। अब और एक बात आती है कि इसको बनाया किसने? तो एक बात याद रखो कि जिस सामान का प्रयोग लड़ाई में किया जाएगा वो भारत में केवल DRDO बनाएगा। आपको बहुत रटने की जरूरत ही नहीं है। जिस सामान का उपयोग लड़ाई में किया जाएगा वो केवल DRDO बनाएगा। अब कोई भी तोप आएगा, कोई भी मिसाइल आएगी, ये मिसाइल किस संस्था द्वारा बनाया गया, तो मिसाइल का प्रयोग कहाँ करेंगे? लड़ने के लिए। लड़ने जहां बातें आ जाए वहां वो केवल कौन बनाता है? DRDO बनाता है। और जब ऐसी कोई चीजें उपग्रह वाली आ जाए जिनको ऊपर भेजना है, तो जिनको ऊपर भेजना है वो केवल इसरो बनाएगा। कौन बनाएगा? इसरो बनाएगा। ध्यान क्लियर रखिए कि जब कोई उपग्रह जैसी चीजें होंगी, जैसे चंद्रयान 2 किसने बनाया? तो भाई चंद्रयान 2 उपग्रह है, तो उपग्रह कौन बनाता है? इसरो बनाता है, वही बनाएगा। DRDO लड़ाई वाली सारी चीजें यही बनाएगा। अब इसके लिए आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। नहीं चंद्रयान 2 कहां से छोड़ा गया, मंगलयान कहां से छोड़ा गया, सिंपल सा जानो, इसरो अपने सारे चीजें लॉन्च करेगा तो वो श्रीहरिकोटा से लॉन्च करेगा। बार बार मत रटना, एक ही बार केवल समझ लो बेसिक। कोई भी आई, आपसे पूछा गया फलाना मिसाइल किसने बनाया, तो मिसाइल का प्रयोग किस में करते हैं? मार करने में। तो कौन बना सकता है? DRDO बना सकता है। ठीक। अब पूछा गया कि मंगल मिशन कहां से लॉन्च किया गया, भैया तो मंगल मिशन बनाएगा कौन? इसरो। और इसरो अपना सारा लॉन्च कहां से करता है? श्रीहरिकोटा से। तो यहीं से लॉन्च किया गया होगा। बात समझ में आ गया? DRDO के लिए है तो DRDO 2 स्थानों का प्रयोग कर लेता है। कौन कौन से? एक तो है पोखरण, जहां पे पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, आप जानते हैं, और दूसरा है चांदीपुर। चांदीपुर मतलब उड़ीसा में है, जिनका नाम बदल दिया गया, अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। व्हीलर द्वीप इसी को बोलते हैं, अभी अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है। तो ये 2 चीजें आपकी क्लियर हो गई कि कोई भी टैंक हुआ, मिसाइल हुआ, वो बनाएगा तो DRDO और परीक्षण करेगा तो इन्हीं में से। और इसमें ज्यादा नहीं, इसमें बम वाले चीजों का परीक्षण होगा। मिसाइल वगैरह, टैंक वगैरह जो भी होंगी यहीं से परीक्षण। पढ़ना मत, वैसे टिक मारना सही जाएगा। यहां से इसको पढ़ना मत। कोई भी कहां से लॉन्च हुआ है, उपग्रह है तो कहां से लॉन्च होगा? श्रीहरिकोटा। पढ़ना नहीं है, वैसे टिक मारो, सही जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है।
इसके आगे हम लोग एक क्षेत्र बचता है, उसको बोलते हैं जो है भौगोलिक क्षेत्र, काफी महत्वपूर्ण है, उसका अध्ययन हम लोग करते हैं भौगोलिक क्षेत्र से। इस वीडियो में हम आपको करंट अफेयर पढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं कि पढ़ते कैसे हैं, और उसी के साथ साथ काफी चीजें आपकी क्लियर हो जा रही हैं। तो अब टॉपिक है हमारा कि भौगोलिक क्षेत्रों में सर क्या पढ़ लें कि हमें कंफ्यूजन भी ना हो और क्वेश्चन हमारे फंस जाया करें, हम ऐसा क्या पढ़ लें। तो ठीक है, अब भौगोलिक क्षेत्रों को दो हिसाब से बांट लीजिए। कौन कौन से दो हिसाब से बांट लें सर? तो पहला बांट लो, उसको विदेश में बांट दो, और दूसरा बांट दो अपने देश में। विदेश में बांट दो और बांट दो अपने देश में। अब हम सर विदेश में बांट दिए, अपने देश में बांट दिए, तो विदेश वाला टॉपिक बड़ा छोटा सा है। बड़ा छोटा सा है का मतलब ये हुआ, यहां समझ लो कि क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे। तो इसको दो तरीके से आपको समझना है। यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो है बैंकिंग एग्जाम में। बैंकिंग के एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन इस टॉपिक से उठते हैं। उसके बाद जो आपके यूपीएससी और पीएससी क्वेश्चन है वो यहां से बहुत बारीकी से बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। यहां पे सबसे पहले आप ध्यान दो सम्मेलन पर। पूछता है G7 का सम्मेलन कहां हुआ, ब्रिक्स का सम्मेलन कहां हुआ, सार्क का 17वां सम्मेलन कहां हुआ, 19वां कहां हुआ। बस एक बार पढ़ लेना है, हर बार वही होगा। कुछ तो ऐसे हैं जिनका भारत में कभी होता ही नहीं है, तो पढ़ने से ही छुट्टी मिल गई, उनको केवल बाहर ही रखना है। ब्रिक्स है तो जो इनके 6 सदस्य देश हैं केवल उन्हीं में ही होना है, बाहर होना ही नहीं है, उनसे भी आपको छुट्टी मिल गया। तो इस तरीके से आप इनको बांट दीजिए। पहला आप क्या ध्यान दे दीजिए, सम्मेलन, जो सम्मेलन जहां पे हो रहे हैं उनको ध्यान दे दीजिए। अब दूसरी बात आती है, जो ये टॉपिक है वो है विवाद। बस जो विदेश मामला है केवल दो, या तो सम्मेलन ध्यान दीजिए या विवाद ध्यान दीजिए कि किनके बीच में विवाद चल रहा है। 2018 पीसीएस की परीक्षा के दौरान हमने पढ़ाया था, आपने ध्यान दिया होगा कि उस समय उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच में विवाद चल रहा था, और दोनों की जो शिखर सम्मेलन की बैठक थी वो सिंगापुर में की गई थी। ठीक यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कहां पर की गई थी, तो क्वेश्चन कहां का है, विवाद का है, सीधा साफ समझिए। इसके अलावा दो क्वेश्चन सीधा पाकिस्तान से पूछे गए थे। कैम्ब्रिज एनालिटिका डाटा लीक मामला पूछा गया था, वो ठीक यहां विदेश से संबंधित है, विवाद का मामला है। और पनामा पेपर लीक मामला पूछा गया था, पाकिस्तान से, विदेश से है, और वो भी विवाद से संबंधित है। तो एक ही परीक्षा में आपने देखा 3 लगातार क्वेश्चन पूछे गए विवाद से। तो विदेश में सिर्फ 2 टॉपिक, सर सम्मेलन याद कर लेंगे और सर किसके किसके बीच में विवाद चल रहा है, बस उसको पढ़ लिए, काम खत्म। और अभी जब एग्जाम आएगा तो मैं आपको यह भी बता दूंगा कि आप क्या क्या पढ़ लो। मैं आपको 100 क्वेश्चन अगर पढ़ा दूंगा तो उसमें से आपके करंट अफेयर के 80% क्वेश्चन फंस जाएंगे, एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना, इसीलिए बहुत ज्यादा करंट अफेयर नहीं बनाएंगे। अब बात करते हैं अपने देश में सर हम क्या पढ़ लें, अपने देश के भौगोलिक स्थिति में क्या पढ़ लें। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने देश में भौगोलिक स्थिति में हम क्या पढ़ लेते हैं। तो वही टॉपिक, अपने देश के किसी जगह पर अगर सम्मेलन हुआ है तो उसको पढ़ लो। पहले क्या पढ़ लें, सम्मेलन पढ़ लें कि कहां पर कौन सा सम्मेलन हुआ है, इसको हम पढ़ लेते हैं। यहां से क्वेश्चन बन जाते रहते हैं। दूसरी बात आती है यहां पे स्थापना की, स्थापना से क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। जैसे केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया, गुजरात में। केंद्रीय रेल विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया, वो गुजरात में स्थापित किया गया। और फिर ये डायनासोर 3D म्यूजियम अभी जल्दी में स्थापित किया गया, कहां किया गया, वो गुजरात में स्थापित किया गया। बस इस तरीके के जो क्वेश्चन है उनको आप इस तरीके से कैटेगराइज करो, उन्हें पढ़ लो। इसके बाद फिर बात आती है यहां भी विवाद की। अपने भी देश में लड़ाई झगड़े होते ही हैं, विवाद यहां भी होता है, लेकिन अब इसके विवाद में क्या क्या हो सकता है, नदी जल विवाद। कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नदी जल विवाद, कावेरी नदी जल विवाद किन किन राज्यों में है, 4 राज्य दे देगा, या किस एक राज्य से नहीं संबंधित है उसको दे देगा, या फिर किसी बांध का नाम दे देगा किन किन राज्यों के बीच में है वो आपको बताना पड़ेगा। कोई नदी दे देगा
किस राज्य से बहती है ये आपको बताना पड़ जाएगा। तो ये आपके महत्वपूर्ण फैक्ट, यहां से नदी जल विवाद जो हैं ये यहां से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, इनका अध्ययन आपको कर लेना है। इनके अलावा जो तीसरी बात आती है, पहली बात तो एक जान लो कि दंगे वगैरह के बारे में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। कभी पूछा गया मुजफ्फरनगर दंगा कैसे हुआ, सहारनपुर कभी नहीं पूछा जाता, गुजरात कभी नहीं। दंगा उंगा एग्जामिनर नहीं जानना चाहते, वो आपको बहुत सीधा साधा नागरिक चाहते हैं, तो दंगा उंगा मत पढ़िए। कुछ अन्य ऐसी चीजें हैं जो चर्चा में रही हैं, अन्य ऐसी चीजें हैं जो चर्चा में रही हैं, आप उनको भी यहां से पढ़ लेंगे और आपके जो ये करंट अफेयर हैं ये पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। एक टॉपिक जो बचता है उसको हम कर देते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। सर हम क्या पढ़ लें कि हमारे क्वेश्चन फंस जाएं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमें क्या पढ़ना है कि फंस जाए। तो सिर्फ और सिर्फ एक पैनी निगाह देखिए कि आया कौन है, भारत में आया कौन है और भारत से गया कौन है। ठीक, भारत का कोई बाहर गया कहां है और भारत में आया कहां है। अब एक बात, गया कहां है ये केवल बैंक में पूछा जाएगा, बाकी एग्जाम वाले मत पढ़ो, चल जाएगा। कभी नहीं पूछा जाता कि मोदी जी हाल ही में किस देश में गए, नहीं। ये पूछा जा सकता है कि पहली बार किस देश में गए, लेकिन किस देश में गए ये केवल बैंक का एग्जाम है, वहीं पूछा जाएगा, बाकी लोगों को नहीं पढ़ना है। बैंक वाले इसको पढ़ लेंगे। हाँ, आया कौन है ये सब लोग पढ़ लेना, जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो वो आया कौन है भारत में ये पढ़ना। और खास करके एक ही क्वेश्चन पढ़ लो आया कौन है के लिए, कौन सा, कि 26 जनवरी या 15 अगस्त या 2 अक्टूबर में मुख्य अतिथि के रूप में कौन आया। अभी तक ज्यादा परीक्षाओं में जहां से क्वेश्चन बने वो यहां से पूछा गया कि गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन था, स्वतंत्रता दिवस में मुख्य अतिथि कौन था, या गांधी जयंती पर मुख्य अतिथि किसे बुलाया गया था। तो ये आया कौन था में ये 3 डेट वाले जरूर याद रखो कि मुख्य अतिथि के रूप में इनमें किसको बुलाया जाता है, उन्हें जरूर याद रखो, उनका नाम और उनका देश, उनका नाम और उनका देश। अगर इतनी चीजें आप तैयार करते हैं, एक बार आप ढंग से इन पे निगाह बना लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका करंट अफेयर कमजोर रहेगा। परीक्षा में आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन छूटेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप इनको पढ़िए, एक अच्छा नोट्स बनाइए, फिर अगले एक वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जय हिंद।